जरा इमेजिन करो एक बहुत ही प्रैक्टिकल सिचुएशन को। मान लीजिए एक राज्य सरकार है और वो ध्वनि प्रदूषण नॉइस पोल्यूशन को पूरी तरह से खत्म करने का एक बहुत ही सख्त फैसला लेती है। हाँ, मतलब एकदम जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टाइप। एग्जैक्टली। तो इसके लिए वो एक कड़ा कानून बनाते हैं जिसके तहत किसी भी सार्वजनिक स्थान पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन लगा दिया जाता है। अब सरकार का जो लॉजिक है वो बहुत सीधा और तार्किक है। उनका लॉजिक यही होगा कि ये राज्य के पब्लिक ऑर्डर यानी लोक व्यवस्था का हिस्सा है। राइट। बिल्कुल। वो कहते हैं कि अपने नागरिकों को शांतिपूर्ण माहौल देना राज्य की यानी स्टेट की जिम्मेदारी है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक व्यक्ति इस बैन के खिलाफ तुरंत हाईकोर्ट पहुंच जाता है। और जाहिर है उसका अपना एक अलग ही सॉलिड आर्ग्यूमेंट होगा। बिल्कुल सॉलिड आर्ग्यूमेंट है। वो कोर्ट में कहता है कि देखिए, लाउडस्पीकर तो कम्युनिकेशन या ब्रॉडकास्टिंग का माध्यम है, और अगर हम संविधान की 7 स्केड्यूल को ध्यान से देखें तो कम्युनिकेशन सीधे सीधे यूनियन लिस्ट का विषय है। ओ, तो मतलब केंद्र सरकार का विषय। हाँ, तो अब कोर्ट में ये दलील दी जाती है कि राज्य का ये कानून असल में केंद्र के अधिकार क्षेत्र में घुसपैठ कर रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या राज्य का ये लाउडस्पीकर बैन करने वाला कानून असंवैधानिक या अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा? ये बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन है, और सच कहूं तो इसका सीधा जवाब हाँ या ना नहीं है। बिल्कुल नहीं है। और यहीं पर संविधान का एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत सामने आता है जो केंद्र और राज्य के बीच के ऐसे सबसे बड़े झगड़ों को सुलझाता है। तो आप देख रहे हैं वकील साहब यूट्यूब चैनल, और आज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सीरीज के इस डीप डाइव में हम बात करने वाले हैं डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस के बारे में। आज के इस सेशन में हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि ये डॉक्ट्रिन आखिर है क्या, और आर्टिकल 245 और 246 का इससे क्या लेना देना है। साथ ही हम प्रफुल्ला कुमार मुखर्जी के उस लैंडमार्क केस को भी डीकोड करेंगे जिसने इस पूरे कॉन्सेप्ट की नींव रखी। और हाँ, एग्जाम में से लिख कर पूरे मार्क्स कैसे लाने हैं वो ट्रिक्स भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस पूरे संवैधानिक विवाद की। बेसिकली भारत में एक फेडरल स्ट्रक्चर है, ये तो हम सब जानते हैं। राइट, संघीय ढांचा है हमारा। हाँ, और 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट्स दी गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। अब आर्टिकल 246 के तहत केंद्र और राज्य की शक्तियां बटी हुई हैं। तो ऐसा लगता है कि सब कुछ एकदम परफेक्टली अलग-अलग बक्सों में पैक्ड है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। मतलब अगर हम असल जिंदगी की बात करें तो कानून ऐसे वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में नहीं बनते। एग्जैक्टली, क्योंकि समाज की समस्याएं आपस में इतनी उलझी हुई हैं कि आप एक चीज को ठीक करने जाओगे तो दूसरी चीज पर असर पड़ेगा ही। कई बार क्या होता है कि राज्य कोई कानून बनाते समय गलती से या अनजाने में केंद्र के विषय पर थोड़ा बहुत असर डाल देता है। इसी को हम लीगल टर्म्स में इंसिडेंटल एनक्रोचमेंट कहते हैं, है ना? बिल्कुल। जिसे हिंदी में हम आकस्मिक घुसपैठ कह सकते हैं। इंटेंशन बुरी नहीं है, बस काम करते हुए बाउंड्री थोड़ी सी क्रॉस हो गई। राइट। और दोस्तों, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के ऐसे ही पेचीदा कॉन्सेप्ट्स आसान भाषा में समझने में मजा आ रहा है तो अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बहुत जरूरी है ताकि ऐसे डीप डाइव्स आप तक पहुंचते रहें। हाँ, तो अब सवाल उठता है कि अगर राज्य का कानून केंद्र के विषय को हल्का सा टच कर ले तो क्या पूरा का पूरा कानूनी रद्दिया वॉल्ड हो जाएगा? मतलब कोर्ट इस चीज को कैसे हैंडल करती है? यहीं पर एंट्री होती है डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस की। अगर हम इसके नाम को ही डिकोड करें तो बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। राइट। तो लीगल भाषा में पिथ का मतलब होता है ट्रू नेचर या एसेंस, और सब्सटेंस का मतलब होता है असली मुद्दा या मैटर। सिंपल बोलूं तो हमें ये देखना होता है कि कानून की असली आत्मा क्या है। इसे बहुत ही डेली लाइफ के एग्जाम्पल से समझते हैं। जरा इमेजिन करो, एक डब्बा है जिस पर चॉकलेट का बड़ा बड़ा लेबल लगा है। ओके, चॉकलेट का डिब्बा। हाँ, लेकिन जब आप उस डिब्बे को खोलते हो तो अंदर चॉकलेट नहीं बल्कि कोई कड़वी दवा रखी है। तो अब आप उस डिब्बे को क्या मानोगे, चॉकलेट या दवा? जाहिर सी बात है, मुझसे दवा का डिब्बा ही मानूंगा क्योंकि असली चीज तो अंदर वही है। लेबल से क्या होता है? एग्जैक्टली। कोर्ट भी बिल्कुल यही करती है। कोर्ट कानून का नाम या उसका टाइटल नहीं देखती बल्कि उसका असली मकसद यानी उसका डोमिनेंट पर्पस देखती है। अच्छा, तो मतलब कानून का जो मुख्य उद्देश्य है फोकस पूरा उसी पर रहता है। लेकिन एक बात बताइए, ये जो कॉन्सेप्ट है ये आया कहाँ से? क्या ये हमारे संविधान निर्माताओं का खुद का आइडिया था? नहीं, दरअसल ये कॉन्सेप्ट कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से आया है।
वहां भी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है। तो वहां से इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के जरिए भारत में अपनाया गया। राइट, 1935 का अधिनियम। तो बेसिकली एक सिद्धांत ये कहता है कि अगर किसी कानून का मुख्य उद्देश्य यानी डोमिनेंट पर्पस उस लेजिस्लेचर की शक्ति के अंदर है, तो सिर्फ एक छोटे मोटे इंसिडेंटल इंक्रोचमेंट के वजह से उस पूरे कानून को अमान्य या इनवैलिड नहीं ठहराया जा सकता। ये बहुत ही लॉजिकल अप्रोच है। तो स्टूडेंट्स, यहां पर आपको अपना पहला मेमोरी लॉक लगाना है। इसका कीवर्ड है डोमिनेंट पर्पस टेस्ट। और विजुअल रिकॉल के लिए वो डिब्बे वाला एग्जाम्पल याद रखना कि डिब्बे के लेबल के बजाय अंदर का सामान देखना है, यानी ट्रू नेचर। और एक छोटी सी शॉर्टकट ट्रिक भी बता देता हूं। पिथ का मतलब याद रखिए असली यानी ट्रू, और सब्सटेंस का मतलब याद रखिए मुद्दा यानी मैटर, असली मुद्दा। ये बहुत बढ़िया ट्रिक है। अब इस थ्योरी को असली दुनिया में कैसे अप्लाई किया गया, इसके लिए हमें कोर्ट के कुछ बहुत ही ऐतिहासिक फैसले देखने होंगे। बिल्कुल। और जब भी डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस की बात होती है तो एक केस का नाम सबसे ऊपर आता है, प्रफुल्ला कुमार मुखर्जी वी बैंक ऑफ कॉमर्स लिमिटेड। हाँ, ये 1947 का मामला है और ये फैसला प्रिवी काउंसिल ने सुनाया था। राइट। मैं सभी को बता दूं कि ये इस डॉक्ट्रिन का सबसे महत्वपूर्ण मतलब 3 स्टार रेटिंग वाला केस है। एग्जाम में इसके बिना आंसर अधूरा है। तो इसके फैक्ट्स क्या थे? इसके फैक्ट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। उस समय बंगाल सरकार ने कानून बनाया था, बंगाल मनी लैंडर्स एक्ट। इस कानून का मकसद उन साहूकारों पर लगाम कसना था जो गरीब किसानों से बहुत भारी ब्याज वसूलते थे। तो मनी लैंडिंग को कंट्रोल करना तो पूरी तरह से स्टेट सरकार यानी स्टेट लिस्ट का विषय है। इसमें प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि ये साहूकार किसानों से कर्ज के बदले अक्सर प्रॉमिसरी नोट्स लिखवाते थे, और प्रॉमिसरी नोट्स जो है वो यूनियन लिस्ट का विषय था। ओहो, मतलब केंद्र का विषय। बिल्कुल। तो अब मामला फंस गया। बिल्कुल। बैंक ऑफ कॉमर्स ने इसी बात को पकड़ लिया और कहा कि चूंकि ये कानून प्रॉमिसरी नोट्स पर असर डाल रहा है, जो कि केंद्र का विषय है, इसलिए राज्य का ये पूरा कानून ही अवैध है। तो यहाँ पर बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल इशू यही था कि क्या राज्य का कानून केंद्र के विषय पर प्रभाव डालने के कारण सच में अवैध हो जाएगा? और यही प्रिवी काउंसिल ने अपना ऐतिहासिक फैसला दिया। उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस का इस्तेमाल किया और कहा कि इस कानून का असली मकसद यानी पिथ एंड सब्सटेंस मनी लेंडिंग को कंट्रोल करना है, जो कि पूरी तरह से राज्य का अधिकार है। एग्जैक्टली। कोर्ट ने कहा कि प्रॉमिसरी नोट पर जो असर पड़ रहा है वो सिर्फ इंसिडेंटल है यानी आकस्मिक है। उनका मुख्य इरादा प्रॉमिसरी नोट्स के नियम बदलना नहीं था, इसलिए कानून पूरी तरह से वैलिड है। मतलब इंटेंशन एक सही थी, बस रास्ते में दूसरी चीज हल्की सी टच हो गई। तो एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स को बस ये एक लाइन पक्की याद रखनी है। हाँ, एग्जाम में बस ये लाइन लिखनी है, इंसिडेंटल इंक्रोचमेंट डज नॉट इनवैलिडेट अ लेजिस्लेशन। पर एक सेकेंड रुको, ये तो 1947 की बात हो गई, यानी आज़ादी से पहले का केस था। लेकिन प्रॉब्लम यहीं ख़त्म नहीं होती। राइट, आगे और भी कॉम्प्लिकेशंस आई। हाँ, तो क्या आज़ादी के बाद जब हमारा अपना नया संविधान लागू हुआ, तो क्या भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी इस थ्योरी को इसी तरह से माना? बिल्कुल माना, और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है 1951 का स्टेट ऑफ बॉम्बे VFN बलसारा का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बहुत ही क्लियर स्टैंड लिया था। जहां तक मुझे याद है ये मामला शराबबंदी से जुड़ा हुआ था, राइट? हाँ, बॉम्बे राज्य ने बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट पास किया था, जिसका मकसद राज्य में शराब की बिक्री और सेवन पर रोक लगाना था। अब शराब पर रोक लगाना तो स्टेट लिस्ट का विषय है। तो फिर इसमें विवाद कहाँ से आ गया? विवाद इस बात पर हुआ कि जब आप शराब पर बैन लगाते हो तो उसका असर बाहर से आने वाली शराब यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर भी पड़ता है, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट पूरी तरह से यूनियन सब्जेक्ट है। अच्छा, तो याचिकाकर्ता ने कहा होगा कि ये कानून तो केंद्र के व्यापार वाले विषय में घुसपैठ कर रहा है। एग्जैक्टली। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर से पिथ एंड सब्सटेंस का टेस्ट लगाया। कोर्ट ने कहा कि बॉम्बे सरकार का असली मकसद राज्य में पब्लिक हेल्थ और शराब को रेगुलेट करना था। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर जो भी असर पड़ रहा है वो महज इंसिडेंटल है। उनका मकसद विदेशी व्यापार रोकना नहीं था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को भी वैलिड माना। क्या बात है। और इसी सिलसिले में 1972 का यूनियन ऑफ इंडिया VHS धिल्लन वाला केस भी बहुत जरूरी है। हाँ, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्लियर की थी।
कोर्ट ने कहा कि जब भी हम ये तय करते हैं कि किसी लेजिस्लेचर के पास कानून बनाने की पावर है या नहीं, तो हमें 7th शेड्यूल की एंट्रीज को ब्रॉड इंटरप्रिटेशन देना चाहिए। मतलब उन्हें बहुत ही व्यापक तरीके से समझना चाहिए, सिर्फ डिक्शनरी मीनिंग पर नहीं रुकना चाहिए। बिल्कुल सही। शब्दों की संकीर्ण व्याख्या यानी नैरो इंटरप्रिटेशन से काम नहीं चलेगा। तो अब इन सारे ऐतिहासिक फैसलों को समझने के बाद फाइनली हम वापस आते हैं अपने एपिसोड की शुरुआत वाले उस मिस्ट्री पर, वो लाउडस्पीकर वाला सवाल, याद है ना? हाँ, जहां ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए राज्य सरकार ने लाउडस्पीकर बैन कर दिए थे और मामला ब्रॉडकास्टिंग के नाम पर कोर्ट पहुंच गया था। राइट। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने वहां कोई अनएक्सपेक्टेड अप्रोच ली थी? बिल्कुल नहीं। ये दरअसल 1959 का स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस जी चावला का मामला था और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें भी डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस ही लगाया। तो कोर्ट का फाइनल कंक्लूजन क्या था? कोर्ट ने कहा कि कानून का डोमिनेंट पर्पस पब्लिक ऑर्डर यानी शांति कायम करना था। इसलिए लाउडस्पीकर, जो कि कम्युनिकेशन का हिस्सा है, उस पर इंसिडेंटल असर होने के बावजूद ये कानून पूरी तरह से वैलिड था। मतलब लाउडस्पीकर का तार कटने के बावजूद समाज में शांति बनी रही। तो स्टूडेंट्स, यहां आता है आपका मेमोरी लॉक 2। इसका कीवर्ड है इंसिडेंटल एनक्रोचमेंट इज अलाउड। और विजुअल रिकॉल के लिए वही लाउडस्पीकर वाला इमेज दिमाग में रखना कि कैसे लाउडस्पीकर यूनियन लिस्ट बैन हुआ, लेकिन असली जीत पब्लिक ऑर्डर स्टेट लिस्ट की हुई। राइट। लेकिन यहाँ एक डाउट है जो स्टूडेंट्स में बहुत कॉमन है और मुझे लगता है कि इस पे बात करना बहुत जरूरी है। हाँ, बताइए, कौन सा डाउट? पिथ एंड सब्सटेंस और कलरेबल लेजिस्लेशन, ये दोनों डॉक्ट्रिन सुनने में कई बार एक जैसे लगते हैं। दोनों में ही ऐसा लगता है कि कोई अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है। तो इनमें असली फर्क क्या है? ये बहुत ही वैलिड कंफ्यूजन है, लेकिन इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अगर हम पिथ एंड सब्सटेंस की बात करें तो इसका फोकस ट्रू नेचर और लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस पर होता है। मतलब यहाँ नियत साफ है, बस गलती से बाउंड्री क्रॉस हो गई है। एग्जैक्टली। यहाँ इंसिडेंटल इंक्रोचमेंट माफ हो जाता है और कानून अक्सर बच जाता है। लेकिन कलरेबल लेजिस्लेशन की कहानी एकदम अलग है। उसमें क्या होता है? कलरेबल लेजिस्लेशन का पूरा फोकस मोटिव और हिडन ऑब्जेक्ट पर होता है। यहाँ कानून बनाने वाले जानबूझकर एक खेल खेलते हैं। वो ऐसा दिखावा करते हैं कि वो अपने अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन पीछे के दरवाजे से वो दूसरे के विषय पर कब्जा कर रहे होते हैं। ओह, तो मतलब ये तो सीधे सीधे संविधान के साथ धोखाधड़ी हो गई, जिसे हम फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। बिल्कुल। इसका बेसिक उसूल ही यही है कि जो काम आप सीधे नहीं कर सकते, वो आप घुमा फिरा कर भी नहीं कर सकते। तो ऐसे मामलों में तो कानून पक्का रद्द हो जाता होगा। 100%। कलरेबल लेजिस्लेशन साबित होते ही कानून अमान्य घोषित हो जाता है। और लगे हाथ एंसिलरी पावर्स को भी थोड़ा क्लियर कर देते हैं, क्योंकि वो भी इसी चैप्टर का हिस्सा है। हाँ, एंसिलरी पावर एकदम अलग चीज है। इसका काम शक्तियों को लागू करना है। मतलब अगर आपके पास कोई मुख्य पावर है तो उससे जुड़ी हुई छोटी मोटी सपोर्टिंग पावर्स आपको अपने आप मिल जाती हैं। राइट। जबकि पिथ एंड सब्सटेंस का काम तब शुरू होता है जब दो अलग अलग लिस्ट्स के बीच ओवरलैप हो जाए और हमें कॉम्पिटेंस चेक करनी हो। बिल्कुल सही। तो दोनों का रोल एकदम अलग है। तो दोस्तों, अगर आपको पिथ एंड सब्सटेंस और कलरेबल लेजिस्लेशन के बीच का ये अंतर हमेशा के लिए क्लियर हो गया है तो कमेंट सेक्शन में क्रिस्टल क्लियर लिखकर जरूर बताएं। इससे हमें भी पता चलेगा कि आप लोग कॉन्सेप्ट को कितनी अच्छी तरह समझ रहे हैं। बिल्कुल। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा का एक फाइनल क्लोजर करते हैं और पूरे कॉन्सेप्ट को 4 आसान स्टेप्स में रिवाइज कर लेते हैं। राइट। तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले कानून का ट्रू ऑब्जेक्ट पहचानो। स्टेप नंबर 2, फिर देखो कि वो रेलेवेंट एंट्री 7वीं अनुसूची में कहाँ फिट बैठती है। स्टेप नंबर 3, डोमिनेंट पर्पस का टेस्ट लगाओ, यानी देखो कि असली मकसद क्या है। और आखिरी स्टेप नंबर 4, अगर ओवरलैप सिर्फ इंसिडेंटल है तो कानून पूरी तरह से वैलिड है। और हाँ, एग्जामिनर आपकी आंसर शीट में क्या खोजता है ये समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो एग्जाम के लिए कुछ खास टिप्स दे देते हैं। देखिए, फेडरलिज्म या आर्टिकल 246 का कोई भी सवाल आए, डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस का जिक्र जरूर करना है और आपके आंसर में प्रफुल्ला कुमार मुखर्जी और FN बलसारा केस का नाम होना ही चाहिए। तभी पूरे मार्क्स मिलेंगे, राइट? हाँ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, लिमिटेशन। अपने आंसर में ये जरूर लिखें कि एक्सेसिव इंक्रोचमेंट यानी अत्यधिक घुसपैठ बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ओवरलैप सिर्फ मामूली होना चाहिए।
तो स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि अब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का ये जो सबसे भारी भरकम लगने वाला टॉपिक था, वो अब आपकी मुट्ठी में है। अब एग्जाम में इस टॉपिक से कैसा भी घुमावदार सवाल आ जाए, आप लोग कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। लेकिन आज के इस सेशन को खत्म करने से पहले मैं आप सभी के लिए एक विचार छोड़ना चाहती हूँ, जिस पर आप खुद सोचिएगा। हाँ, ये बहुत जरूरी है। लॉ हमेशा इवॉल्व होता रहता है। राइट। आज हमने देखा कि कैसे कोर्ट्स पिथ एंड सब्सटेंस का इस्तेमाल करके पुराने कानूनों को बचाती हैं। लेकिन जरा सोचिए, आज के इस डिजिटल युग में डेटा प्राइवेसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी जैसे विषयों का क्या? ये तो वो विषय हैं जो जब संविधान बना था तब मौजूद ही नहीं थे। एग्जैक्टली। तो जब भविष्य में केंद्र और राज्य इन विषयों पर कानून बनाएंगे जो किसी एक लिस्ट में साफ साफ नहीं लिखे हैं, तब ये डॉक्ट्रीन कैसे काम करेगी? क्या राज्य पब्लिक ऑर्डर के नाम पर डिजिटल डेटा को कंट्रोल कर पाएंगे? या क्या हमें कॉन्करेंट लिस्ट को पूरी तरह से दोबारा लिखने की जरूरत है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। ये हमारे संविधान के भविष्य का बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल। तो इसी के साथ आज का ये सेशन हम यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं। और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सीरीज के लिए वकील साहब YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले डीप डाइव में।